Ethnobotanist Deepak Acharya has the heart of an indigenous tribesman, but the mind of a highly trained scientist. He is a relentless popularizer of the millennia old herbal medicine of India. Dr. Acharya spends much of his time scouring through India's tribal heartland in Madhya Pradesh, Gujarat, and Rajasthan. Over a span of nearly 2 decades, he has compiled some 30,000 medicinal formulations. Despite his long relationship with herbal medicine, he is not a wide eyed proponent of the traditional healing systems. He is an equally passionate advocate for subjecting that ancient knowledge to modern scientific rigor. Based in Ahmedabad, Dr. Deepak Acharya offers insights into what needs to be done to completely overhaul India's ramshackle public health infrastructure once the current ravages of the SARS CoV 2 pandemic end. दीपक, वेलकम टू माय शायर रिपोर्ट्स। आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था दिव्य भास्कर गुजराती में जी। कि कोई एक नई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है इम्यूराइज करके। Apparently that's been approved for some trial because it seems to be working. They tried on 40 patients. आपको कुछ पता है उसके बारे में? आज आ, सुबह ही पढ़ा मैं। जी, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़ा ये अपडेट देना चाहूँगा कि जी। पिछले इनफैक्ट काफ़ी समय से बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं आयुर्वेदिक पर्टिकुलरली कि जो एक मेडिसिन जो ट्रीटमेंट के लिए कोरोना के लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रही हैं। और बहुत सारे क्लेम्स भी आए थे राइट फ्रॉम कोरोनिल टू आयुष 64 और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके बारे में अलग-अलग क्लेम्स आए। पर फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी अभी तक पोटेंशियल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है मेरी नज़र में। और बहुत सारे ट्रायल डेटा जो हैं फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 जो उस लेवल पे जो डेटा रिकॉर्ड होने चाहिए वो अभी पब्लिकली नहीं आया है। और मैं हमेशा अपने टॉक्स में अपने जहाँ पर भी मैं किसी जगह पर किसी डायस पर मुझको मौका मिलता है बात करने का, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि 20 सालों से ज़्यादा वक़्त से मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन्स पर्टिकुलरली हर्बल मेडिसिन्स के साथ में काम कर रहा हूँ। पर और ये एक साथ-साथ में मैं अपना यूएसपी भी मानता हूँ कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी का भी नॉलेज है। मैंने पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है। तो मैं दोनों तरफ से चीज़ों को एग्ज़ामिन कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। तो अभी तक टिल डेट अब मुझे ये आज के भास्कर का न्यूज़ मुझको आइडिया नहीं है एग्ज़ैक्टली, लेकिन अभी तक टिल डेट कोई भी ऐसा श्योर शॉट ट्रीटमेंट किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन से नहीं मिला है। I see. I'm curious. This is an extraordinary virus, जैसे आप जानते हैं। जी। Is there even sane to make a claim that traditional medicine can take on a virus like this? Uh, uh, it's a matter of सीरियस कंसर्न एंड सीरियस रिसर्च फर्स्ट। जी। वो इसलिए कि बहुत सारी यदि हर्बल मेडिसिन्स में देखें तो बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं ट्रेडिशनली वी बीन यूजिंग इट। अब चाहे टेम्परेचर डाउन करना हो, चाहे किसी इन्फेक्शन से लड़ना हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स हैं, नॉन हर्ब्स हैं। डेफिनेटली एक सॉल्यूशन तो आ सकता है इसका एक रिजल्ट, और कभी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, मतलब उसको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्टरनेटिव मेडिसिन से कोई ड्रग नहीं आएगा। Certainly there are chances, but important thing is the nature of this virus. जी। The way it has appeared in last 1 year, पहली बात तो ये कि सार्स कोरोना वायरस 2 के बारे में बहुत सारा इवन मॉडर्न साइंस को भी नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, हर दिन वी आर कमिंग अप विथ अ न्यू रिसर्च विथ अ न्यू फाइंडिंग। हर दिन एक नई बात खबर आती है, जानकारी मिलती है। नाउअडेज़ दिस म्यूकरमाइकोसिस इज़ इन द न्यूज़। तो हर समय हमें पता चलते रहता कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है। तो सिंस इसका जो नेचर है, जो शेडिंग करने का जो नेचर है वायरस का, वो बहुत रैपिड है, बहुत फास्ट है। डेफ़िनेटली ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि कहीं न कहीं कोई इसका अल्टरनेटिव निकल पाएगा फ्यूचर में। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रेडिशनल हमारा अप्रोच रहा है आयुर्वेदा का, या फिर जो डिफरेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स हैं, बी इट होम्योपैथी, बी इट यूनानी, सिद्धा और व्हाटएवर। But up now, this is a time when we all need to change our, you know,
जो प्रोसीजर रहा हमारा अभी तक चीजों को लेकर करने का, so now there is a greater need to incorporate all the major fields of sciences including the modern science, सबको मिलाकर क्लब करके ज्वाइन करना पड़ेगा हैंड्स इन हैंड, और उसके बाद में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकल के आएगा, बट इट विल सर्टेनली टेक सम टाइम, क्योंकि क्लिनिकल डेटा आने में वैसे भी 6 से 8 महीना 1 साल लगता है। There are universities, even pharma colleges or researchers, those who are greatly involved in doing some scientific research, clinical research, but उनका आउटकम कब आएगा, कैसा आएगा? तो इस समय सिंस दिस इज एन इमरजेंसी पीरियड, यहाँ पर एसओएस हमें ट्रीटमेंट चाहिए। वी कैन नॉट वेट फॉर अ टाइम, लॉन्गर टाइम, कि हम अल्टरनेटिव मेडिसिन से लेंगे। एलोपैथी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारा ट्रायल एंड एरर पे चलता है, तो आपके पास यू डोंट हैव चॉइस राइट नाउ। सो इम्पोर्टेंट इज टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फर्स्ट, फिर उसके बाद में हम देखेंगे लॉन्ग रन में क्या बेहतर इसका हम लोग सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। बट डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप। I'm glad you mentioned that part क्योंकि by its very nature, traditional medicine is a time-intensive treatment. या तो असर होते होते काफी समय लग जाता है। तो डेफिनेटली फिलहाल जैसे आपने कहा इस इमरजेंसी के दौर में इस पे डिपेंड करना शायद ये कोई वाइज चीज नहीं होगी। तो फिलहाल तो आपको लगता है कि वी हैव टू टेक इट ऑन विद द मोर मॉडर्न मेडिसिन, राइट? राइट। अभी जिसमें हम जो बेसिक कोरोना अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते जाएं। द इम्पोर्टेंट इज टू द utmost important thing is to break the chain, virus chain. The many times it survives there in the community, greater chance are there that this virus is going to make more and more variants, more and more mutants, और जितने सारे वेरिएंट्स आएंगे, जितने सारे म्यूटेंट्स आएंगे, उतना इनइफेक्टिव हमारा मेडिकल सिस्टम होता जाएगा, क्योंकि हर बार वो चेंज करता जाएगा अपना उसका उसका जो स्ट्रक्चर है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, उसको चेन को ब्रेक करना है। पैरेलली सबको जरूरत है यहाँ पर, आई मीन दिस इज अ टाइम, एक लास्ट 1 साल में मैं ये मानता हूँ कि दिस इज अ रिवोल्यूशनरी टाइम फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ medical science, for all the branches of medical science, starting from allopathy to ayurveda to यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सबके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग किसी के पास मेडिसिन नहीं है इस समय, टारगेटेड मेडिसिन किसी के पास नहीं है। और जो लोग कभी कभी क्लेम करते थे कि एलोपैथी के पास में सब कुछ है, वो लोग अब डाउन हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि सब ट्रायल एंड एरर पे काम चल रहा है। कभी हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बात करते हैं, कभी आइवरमेक्टिन की बात करते हैं, कभी हम रेमडेसिविर की बात करते हैं, अभी कुछ और ड्रग्स आते जा रही हैं। तो एवरी सेकेंड डे और फोर्थ डे और वीक और मंथ हम अपना मेडिकल जो प्रेस्क्रिप्शन है यहाँ पर, जो डायग्नोज होने के बाद में, या पेशेंट टू पेशेंट चेंज भी होते जा रहा है। सो देयर इज नॉट अ सिंगल श्योर शॉर्ट मेडिसिन फॉर एन इंडिविजुअल। सो दिस इज आई मीन अबाउट एलोपैथी। आयुर्वेद के पास में बहुत सारी बातें आई। इवन लास्ट ईयर काढ़ा डिपार्टमेंट, आयुष जो डिपार्टमेंट है, उसने काढ़ा लेने के लिए बात करी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आकर अनाउंस किए कि सब लोग काढ़ा पीना शुरू करो। गुजरात सरकार ने जहाँ यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, उसने अराउंड 6,250 पेशेंट्स के ऊपर में डिकॉक्शन दिया और बताया कि लोग सारे ठीक हो गए। तो एक तरफ ये भी क्लेम्स चल रहे थे कि अल्टरनेटिव मेडिसिन काम करती हैं, दूसरी तरफ हमने सेकेंड वेव में देख लिया कि सब सिस्टम जो है वो चारों खाने चित होता चला गया। तो फिर कुछ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की भी बात आई, कुछ टिंक्चर्स की बातें आई, कुछ लोग देसी ज्ञान की बात कर रहे थे, लेमन ड्रॉप्स की बात कर रहे थे, कुछ लोग कैम्फर एंड अजवाइन कैरम सीड्स की बात कर रहे थे कि उसको सूंघने से ऑक्सीजन। तो बहुत सारा चीजें जो इस समय हौज पौज है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि सारा साइंस अभी एक लेवल पर है कि किसी के पास कुछ नहीं है। तो नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अब सब लोग सब एक हो जाओ। नाउ आपको 1 साल हो गया आपको इस वायरस को डील करते हुए। नाउ जीनोम सीक्वेंसिंग इज गोइंग ऑन, इसका जीनोमिक स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा है, इसके वेरिएंट्स के बारे में नाउ यू हैव इन्फॉर्मेशन, आप लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं। Now study it properly. Now you can isolate the virus. Start experimenting all the extracts, plant derived extract or whatever.
आप उसकी क्लिनिकल एफिकेसी देखिए, लार्जर ग्रुप पर फिर एनिमल ट्रायल के बाद में जाइए, एक्सपेरिमेंट करिए, आपके पास टाइम है। बट एटलीस्ट ये ट्रायल एंड एरर के फेस में कुछ मेडिसिन, कुछ सिस्टम, कुछ प्रोटोकॉल्स जो सेट हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं ब्रेक करने की बात आ रही है। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट की वैक्सीन हमारे पास में है। Right. So now the vaccine is the final, something which actually gives a hope to me कि कुछ ना कुछ हम लोग इस पेंडेमिक से बाहर आ जाएंगे within an year or so. I'll come to the broader theme of public health infrastructure in India in a bit, but I wanted your take on the continuing debate on whether this is a lab produced virus or it's a nature made virus. In fact, there are equally compelling opinions on both sides of the divide. I now read that a lot of people are convinced that this is indeed lab produced virus which escaped somehow. What is your Okay. take on it? Uh, मैंने I have seen a number of uh, stories published in Nature, even some documents produced by CDC, some information which is lying there with WHO, and many other research and debates जहाँ पर हमने इस बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। पर मैं दोनों चीज़ों को इस समय डिनाई नहीं कर सकता। मैं दोनों चीज़ों के साथ में हूँ इस समय। आई वुड लाइक टू बी अ लिटिल डिप्लोमैटिक। दोनों तरफ से मैं दोनों चीज़ों को समझना चाहूँगा। एज़ फार एज़ द मैन मेड थिंग इज़ कंसर्न्ड, ये देखिए, दुनिया को पता है या नहीं भी पता है, पर हर कंट्री के पास में एक लाइब्रेरी है। जी एक तो बायो वेपन तो हर डेवलपिंग नेशन ने और डेवलप्ड कंट्री ने अपने बना के रखे हुए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, सबके पास में हाईटेक लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट चलते हैं। मे बी फॉर रेफरेंस पर्पसेस आपको नहीं पता है कि आने वाले 50 साल में पोलियो वायरस होगा कि नहीं होगा, बट फॉर अ रेफरेंस पर्पस यू हैव टू कीप द सैंपल अलाइव और मे बी इन इनएक्टिव फॉर्म in your laboratory, so that if at all after 15 or 20 years if any pandemic or endemic occurs, so at least you'll be able to find out the similarities और उसके जीनोम और सबके आधार पे आप पता कर सकते हैं। तो आपको जैसा स्पेसिमेन रखना पड़ता है, तो हर एक वायरस का, हर एक माइक्रोब का सीक्वेंसिंग करके उसका स्पेसिमेन भी रखा जाता है। और उसका पर्पस और भी हो सकता है, बायो वेपन के हिसाब से भी हो सकता है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि चाइना भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स यूएस के तरफ से भी आती रही हैं इस तरह की। तो कनाडा के अंदर में जो सीक्रेट लैब है उन लोगों का, वहाँ भी कुछ स्पाइस पकड़ा गए थे और जिनके बारे में बताया गया कि वो यूएस के कुछ बंदे लोग थे, कुछ बात चलती कि वो चाइना के लोग थे। तो ये तो दो वर्ल्ड के बीच में ऑलरेडी एक टसल चल रहा है और इसका इसका इंफॉर्मेशन अभी तक क्लियर कट नहीं है। रही बात दूसरी बात कि ये एनिमल या कोई किसी ऐसे सोर्स से आया, जूट्रोपिक फंजाई है ये, तो वो कितना सही है। तो वी कैन सी थाउजेंड मिलियंस मिलियंस ऑफ वायरल डिपोजिशन इन अ बैट। तो वो वहां पर बैट के बॉडी के अंदर में तो मिलियन बिलियंस ये सारे कोरोना वायरसेस रहते हैं, वो उसको इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। लेकिन चूंकि इन लोग हर एक चीज़ों को कंज्यूम भी करते हैं, एक वो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर वो बाजार में आ गया वुहान के पास में और वहाँ से वो फैलता चला गया, क्योंकि जैसे ही होस्ट चेंज होता है, या इवन कुछ चाइनीज जर्नल्स ने एंड न्यूज़ एजेंसीज ने ये भी रिपोर्ट किया था कि कुछ फ्लैश जो है वो कहीं से इंपोर्ट करके लाए थे और उसके साथ में ये वायरस आ गया। तो हमेशा एम्बिग्विटी रही है इसके ऊपर में। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक लेबोरेटरी में डेफिनेटली ये वायरस रहा होगा वहां पर, लेकिन देयर आर चांसेस ऑफ मिस हैंडलिंग। आप पेट्री प्लेट्स में जिसमें वायरस को रखते हैं, सरवाइव करता है या उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली इफ इट फेल्स डाउन, तो फॉल्स डाउन, तो फिर वहां पर जैसे ही वो टूटता है या कुछ होता है, मिस हैंडलिंग होता है, तो देयर आर चांसेस कि वहां से वायरस और भी पॉपुलेशन के बीच में जा सकता है। तो खैर इस चीज के ऊपर तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसके ऊपर में बहुत सारी बातें करते रहेंगे और इसके ऊपर वी कैन ऑलवेज हैव अ डिबेट मे बी इन लेटर टाइम्स, बट नाउ द पेंडेमिक इज ऑन आवर हेड राइट नाउ।
तो इम्पोर्टेंट ये है कि इससे कैसे कोप अप करना है हमें। जी। ये इश्यूज़ तो निकलते रहेंगे बाद में, बहुत सारी बहस होते रहेगी और आप ये देखिएगा 4-5 साल के बाद में एजेंसीज़ भी आएँगी और इसके सोर्स को लेकर डब्ल्यूएचओ के रोल को लेकर उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ों की डिबेट होना बाकी है। तो राइट। पिक्चर अभी अनक्लियर है बेसिकली। ओके। दूसरा एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर उठता है ये है कि जिसको मैं वैज्ञानिक निरक्षरता बोलता हूँ, साइंटिफिक इलिटरेसी, दैट यू सी नॉट जस्ट इन इंडिया बट इवन हियर विद इन दिस कंट्री। जैसे कि परसों ही मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि वायरस भी तो एक जिंदा चीज है, उसको भी जीने का अधिकार है। इस हाँ, तरह के बयान मंत्री दे रहे हैं। आप सोचिए, एक तो अव्वल तो बात यह है कि वायरस जिंदा चीज नहीं है, ये तो साइंटिफिक हकीकत है। वायरस कम्स अलाइव ओनली व्हेन इट लैचेस ऑन टू अ सिस्टम। अगर इस तरह की बातें होती रही तो हम कैसे तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ये तो बेसिकली कैरेक्टर क्राइसिस का तो दौर ही चल रहा है पूरा। जी जी। और इतना बड़ा दौर चल रहा है कि अब अ, आप ये कहते हैं कि किसी इडियट से आपको बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर इतनी बहस करेगा आपसे कि वो आपको इडियट बना के छोड़ देगा। सो आप कुछ जगहों पे उनको छोड़ देना चाहिए इनके हाल के ऊपर में। मैं आपको बताऊँ, मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ और इतने अपने लाइव शोज़ करता हूँ, सैटरडेज़ को मैं खुद फेसबुक पर लाइव होता हूँ, इतनी सारी बातें करता हूँ। फिर भी लोग आते हैं और इतने वियर्ड क्वेश्चन करते हैं मेरे पास पे आकर, और इतने वियर्ड जस्टिफिकेशंस होते हैं वैक्सीन नहीं लगाने के लिए या फिर वायरस को लेकर, कि कई बार ऐसा लगता है कि हम इनको समझाने जाएँगे तो शायद हम स्टूपिड बन जाएँगे। हाँ। तो ये हर जगह है और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि नॉट ओनली इन इलिटरेट ग्रुप ऑफ पीपल बट इवन लिटरेट, और आप जो कह रहे हैं साइंस के एक्सपर्ट्स भी, कई लोग इतनी वेग बात कर रहे हैं इस समय, कई ऐसे वेग क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू रेज़ सच थिंग्स। और कम से कम वायरस को लेकर जो बात करी जा रही है कि हम वायरस पर अत्याचार कर रहे हैं, वो भी राइट। तो एक जीव है। तो वायरस इज़ बेसिकली अ लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये ऐसा ओनली क्रिएचर है, समझ लीजिए, राइट। जो जिसको आप क्रिस्टलाइज़ करके 10,000 ईयर्स तक रख सकते हैं अपने पास एक डब्बी में डाल के। एंड एज़ एंड व्हेन इट गेट्स अ होस्ट, इमीडिएटली ये आ ट्रू। जाएगा, ज़िंदा हो जाएगा। तो आप इसको ये मत सोचिए कि आपने अ वो उसको आप इस तरह की डेफ़िनिशन देते रहेंगे, फिर तो आप साँस नहीं ले सकते। जी। मिलियंस एंड ट्रिलियंस माइक्रोब्स हर समय आप ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते जाते हैं। आपके डाइजेशन को जो सबसे ज़्यादा बेहतर सपोर्ट कर रहा है वो ई कोलाई आपके शरीर के अंदर में बैठा हुआ है। आपके स्टमक के अंदर में मिलियंस एंड मिलियंस माइक्रोब्स हैं, हर एक जगह पर हैं। तो इसलिए हम सोचेंगे कि उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, तो फिर आप बेहतर है ऐसे लोगों को साँस लेना, 3-4 मिनट, 5 मिनट के लिए साँस नहीं लेना चाहिए उनको, तो राइट। शायद उनको अच्छा लगेगा, बेहतर। You mentioned about the longevity of viruses. Say, for instance, 10,000 years is the figure you mentioned. My concern is it's already recognized here in the West, and I'm sure within the scientific community in India, that all viruses basically are here to stay. They don't really go away. We can just battle them. Now, for instance, SARS-CoV-2 is here to say. It's not going to go away. We can only manage it. लेकिन इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से रहा है इस वायरस का, द वे इट स्प्रेड। डू यू थिंक it is unlike any virus so far, or you think it's part of the viruses that you are aware of? नहीं, आप ये देखेंगे जो पैंडेमिक्स 1930s में आए, जिस समय अब देखा है हमने, तो उस दौर में ग्लोबलाइज़ेशन इतना नहीं था। जी। तो वो एंडेमिक होकर रह गया। लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग नहीं होती थी। उस दौर में अलग था। बीच में और भी जब 60s और 70s में इंडिया में भी कुछ ऐसे दौर आए जब गाँव के गाँव डेथ हो जाती थी लोगों की। लेकिन उस समय ट्रैवलिंग के लिए बैलगाड़ी हुआ करती थी, आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, तो वो जो जो ट्रांसफ़र होना है वायरस का, जिसको चेन ब्रेक करने की बात करी जा रही थी, तो चेन उस पर्टिकुलर एरिया तक रहती थी और ब्रेक हो जाती थी। राइट। तो समहाउ वो उसको इनर्ट कर दिया जाता था वायरस को। अब ये इस दौर में पोस्ट 1990 हम लोग इतना ज़्यादा तेज़ी से सो कॉल्ड डेवलपमेंट की तरफ गए हैं और ट्रैवलिंग बहुत ईज़ी हो गया, फ्लाइंग बहुत ईज़ी हो गया, आसान हो गया, सस्ता हो गया और मूवमेंट लोगों का आसान हो गया और कनेक्टिविटी बढ़ गई हमारी लोगों के साथ। राइट।
तो कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से अब हम देख पा रहे हैं। एंड सेकेंडली द मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, उस जमाने में फेसबुक नहीं था, तो हमें सीवियरिटी पता नहीं चलती थी। नाउ एक आदमी छींकता है राजकोट में, तो मुझे आधा घंटे में खबर आ जाती है कि किसी ने छींक दिया जोर से। तो जी। दिस इज द एरा ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर इतनी तेजी से खबरें आती हैं, तो अच्छी खबरें बुरी खबरें तुरंत फैल जाती है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ पैनिक भी क्रिएट होता है, और फिर चीजें उतनी तेजी से ट्रेवल भी करती हैं। तो इस तरह के वायरसेस आते रहेंगे, और आप अभी सार्स कोरोना वायरस 2 से लड़ रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद में, 4 साल बाद में फिर कोई एक नया वायरस आएगा। तो वो नेचर का लॉ है, बेसिकली बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें बदलते रहती हैं, चेंज होते रहती हैं। एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ चेस गेम वी आर हैविंग विद द माइक्रोबियल वर्ल्ड। एक Right. चांस हम चलते हैं, दूसरी चांस वो चलता है, कभी उसका प्यादा हमारे किंग को मार देता है, कभी हमारा प्यादा वहां जाके बहुत सारे वायरस से लड़ लेता है। तो ये चलता रहेगा ये दौर। तो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। हर इंसान माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, तो हर इंसान को जो हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर में थोड़ी सी लिटरेसी आनी बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि अभी म्यूकरमाइकोसिस के जैसे केसेस आ रहे हैं जो इस समय, जो विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड हाइजीन, पर्टिकुलरली इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू चैम्बर्स, वहाँ पर हाइजीन को लेकर, या स्टरलाइजेशन का प्रोसेस, या इक्विपमेंट का क्लीनिंग, हैंडलिंग, उन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस अब समझ में आ रही है लोगों को। क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था अभी कि जब आपके पास में लोग आते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन्स होते जा रहे हैं, केयर टेकर्स नहीं हैं, वार्ड बॉयज़, नर्सेस वही चेक कर रही हैं, जो बेड खाली है वहाँ पेशेंट को लेटा दीजिए, वही मास्क ले लीजिए, जो अभी 1 घंटे पहले वहाँ से डिस्चार्ज हुआ या उसकी डेथ हुई है, वही मास्क लाके आपके मुँह में लगा दिया गया है, वही ऑक्सीजन सिलेंडर चला गया है। तो उस हाइजीन को मेंटेन नहीं किया गया, इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत सारी डेथ जो हुई हैं इस समय वो अवॉइडेबल डेथ थी, जिनमें से 90% डेथ को आसानी से अवॉइड किया जा सकता था। शायद इतने लोगों की कैजुअलिटीज़ नहीं होती, थोड़ी-सी प्रॉपर हैंडलिंग होती इस तरह की। यही म्यूकरमाइकोसिस के केसेस आप वेस्ट में देखेंगे तो बहुत नेग्लिजिबल हैं इस समय, क्योंकि वहाँ Right. पर कम से कम इस चीज़ों को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा-सा प्राइमरी कंसर्न में रखा जाता है। That's an excellent segue for me. Public health infrastructure India का जो है, आपको तो पता है हालत खस्ता है, and it's been thoroughly exposed by this virus now. And it's not specific to any particular government or dispensation. It's a failure across decades that India hasn't built its public health infrastructure to the extent it should have. जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हाइजीन कंट्रोल जैसी बेसिक चीजें नहीं हो रही वहां। एक ही मास्क को बार बार यूज करना या एक ही सिलेंडर को इस तरह से यूज करना। Tell me, what's your broad perspective on what can be done to use this virus as an opportunity to build public health infrastructure? आप देखेंगे यदि फर्स्ट वेव जब आया था इंडिया में, और उसके बाद में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स लगे, बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस पुलिस का एक्शन था, और काफ़ी लोग थोड़ा रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे उस लॉकडाउन में, और फियर भी था थोड़ा, क्योंकि ऐसे विजुअल्स आ रहे थे ईरान से, साउथ कोरिया से, यूएस से, इवन चाइना से, कि जहाँ पर लोग डेड बॉडीज उठा उठा के भाग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं थोड़ा एक खौफ था लोगों के बीच में। और पहली बार हिंदुस्तान ने, अ, हिंदुस्तान की 75% पॉपुलेशन ने ये समझा होगा कि सैनिटाइजेशन क्या होता है। पहली Right. बार लोगों ने हाथ में सैनिटाइजर लगाए होंगे। 70-80% पॉपुलेशन ने पहली बार मास्क पहने होंगे लाइफ में, कभी किसी ने मास्क नहीं लगाया होगा। हम लोग तो लैब में लगाया करते थे, जिस समय हम रिसर्च करते हैं लैब में होते हैं तब, लेकिन आम पब्लिक में आप बोलेंगे तो ये सब कुछ नहीं था। और जब भी कभी किसी ऐसे फॉरेनर को, पर्टिकुलरली कोई वेस्ट से आ रहा है या यूरोप से आ रहा है इंडिया में, और हम कभी लेकर उसको रूरल एरियाज में कभी ट्रैवल करते थे और उसने कभी मास्क लगाया है, तो लोग हंसा करते थे उसके ऊपर। तो ये चीज़ हमने कभी कोशिश नहीं करी अडॉप्ट करने की, क्या हो सकता है, हमने कभी समझने की कोशिश नहीं करी इन सब चीज़ों को। तो मुझे लगता है कोरोना के आने से बहुत सारी चीज़ों की, नॉट ओनली इन हेल्थ सेक्टर बट इन पब्लिक रिलेशंस, इमोशनल हेल्थ, हर एक चीज़ों में लोगों का फ़र्क समझ में आया है। रिलेशंस की इम्पोर्टेंस समझ में आई है, टाइम का इम्पोर्टेंस समझ में आया है, केओटिक जो लाइफ़स्टाइल है उससे बचने का, उनसे
बेहतर जीने का मौका मिला उनको। लोगों ने क्रिएटिविटी अपनी एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी। लोग एक समय ऐसा था कि लोग ये सोचते नहीं थे कि हम काम कैसे करेंगे ऑफ़िस नहीं गए तो। तो नाउ ये ज़ूम और तमाम इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए जहाँ से लोगों ने काम करने का सीख लिया। तो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, डेफ़िनेटली हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है और हेल्थ ये पहली बार मतलब ऑब्वियसली आपके लिए भी पहली बार होगा कि लोग छोटी-छोटी चीज़ों को, बारीकियों को समझना चाहते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भई एज़िथ्रोमाइसिन क्या है? रेमडेसिविर क्या है? उनको ये पता चलता है स्टेरॉइड्स के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर देखना हमें कितना ड्रॉप होना चाहिए। किसी ने कभी नहीं सोचा कि हमारा पल्स कितना रहना चाहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए। सो दिस इज़ बेसिक थिंग व्हिच एक्चुअली ईच इंडिविजुअल शुड लर्न इट और ये करिकुलम का पार्ट होना चाहिए बच्चों के अंदर में कि बेसिक हेल्थ और बेसिक कॉन्सेप्ट हेल्थ एंड हाइजीन कंपल्सरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं था कोर्स में। हम लोगों को नैतिक शिक्षा के नाम से एक राइट। सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसमें सब टीचर्स आकर कभी-कभी नाखून देख लेते थे कितने बड़े हैं आपके, राइट। बाल सही देख लेते थे कि कितने बड़े हैं, ठीक है भैया, ये लड़का थोड़ा साफ-सुथरा रहता है, अच्छे कॉलर में कालापन नहीं है इसके, नाखून बड़े नहीं है इसके, अच्छे मार्क्स दे दीजिए बस। वही उनके लिए हेल्थ और हाइजीन हुआ करता था। बट नाउ दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आपको हर बच्चे को हर एक जगह पर स्पेशल कोर्सेज़ होने चाहिए, पैरामेडिकल की ट्रेनिंग शुरू से दी जाए, लोगों को इमरजेंसी केसेस में कैसे मैनेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें समझाई जाएँ। ये नौबत ना आए किसी को कि ऑटो रिक्शा में सिलेंडर लेकर जा रहे हैं, पेशेंट ऑटो रिक्शा में लेटा हुआ है। कैसे मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को ध्यान रखना। मैं बहुत सारे विजुअल्स देखता था, मैं हैरान होता था कि एम्बुलेंस में पेशेंट को ले जाया जा रहा है, ड्राइवर ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। पेशेंट को स्ट्रेचर पे ले जा रहे हैं, उस बंदे ने मास्क नहीं लगाया हुआ है या मास्क लगाया हुआ है तो चिन के नीचे लाके रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ों को बेसिकली अब थोड़ा-सा बहुत गंभीरता से समझाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा क्योंकि ये वायरस जो है, आप ये भले कह लीजिए कि 3rd वेव, 4th वेव फिर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, बट यू नेवर नो आफ्टर 6 months or so, a new virus comes in the picture, maybe a new bacteria, dangerous bacteria comes in picture और फिर आप अगेन वही पैनिक शुरू होता है। तो राइट। जैसे आदत लग जाती है कि हम एक व्यसन करते हैं, तो हमें आदत लग जाती है उस चीज़ की। मुझे ये डर है कि माइक्रोब्स को भी आदत ना लग जाए कि हाँ, ये चीज़ है जिससे इंसान डर जाता है। इनसे हम इनको डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये जंगल का जो लॉ है, जो इकोसिस्टम में होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी या सुपर कंज्यूमर। तो एक समय आकर सुपर कंज्यूमर को लगता है कि मैं तो किसी को भी खा सकता हूँ और मैं यहाँ का राजा हूँ। तो राइट। ये वायरस के अंदर में ये मतलब जस्ट मेरा इमेजिनेशन है कि आप ऐसा मौका ना दीजिए कि इस तरह के माइक्रोब्स या वायरस आ जाएँ और वो इसको ये सेकंड वेव इतनी घातक नहीं होती यदि हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते और वो बेसिक्स हमें पहले पता हो गए होते कि जिस समय हम अनलॉकडाउन को एन्जॉय कर रहे थे, जिस समय हम 20 से 50 लोग पार्टी के लिए अलाउ कर रहे थे, 50 से 200 लोगों को अलाउ कर रहे थे, उस समय हमें थोड़ा वेस्ट की तरफ देखना चाहिए था कि वहाँ पर अब लॉकडाउन लग चुके हैं, सेकंड वेव आ चुकी है राइट। और वहाँ पर ये हालत बिगड़ रही है। तो फिर जब पहली बार उधर ही से आया हमारे पास में, तो अभी भी वहाँ से फिर से आ सकता है, लेकिन वो हम पे गलती है। तो आई थिंक अब नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर हर किसी को सीखना पड़ेगा, फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू ब्यूरोक्रेट्स टू जनरल कॉमन पीपल। सिविक सेंस लोगों के अंदर में आना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स थोड़े से पता चलना चाहिए। हर एक को थोड़ा-थोड़ा फंडा पता होना चाहिए कि वैक्सीन्स होती क्या हैं, क्या काम करती हैं। मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के बीच का डिफरेंस लोगों को पता होना चाहिए। ये सब आएगा थोड़ा-सा एजुकेशन के अंदर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो राइट। एजुकेशन एंड मेडिकल 2 मेजर रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। Right. As a scientist and a health professional, what would you broadly suggest to any government? What should be done to dramatically improve the public health infrastructure? It is centralized right now. Cities have it, villages almost don't. They have absolutely apologies for what looks like a health center in these villages. तो आप क्या कहेंगे इस क्राइसिस को यूज करते हुए भारत क्या कर सकता है कि अगले 10, 15, 20 सालों में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी हो जाए कि इस तरह के जो वायरसेस हैं उन पे हम काबू पा सकें?
जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे जो 2 टायर सिटीज़ हैं या 3 टायर सिटीज़ हैं, यहाँ से हम पिक करें जो पॉपुलेशन जो थोड़ा पढ़ा हुआ है, स्कूलिंग खत्म किया जिन्होंने, ऐसे लोगों की टीमिंग करके जो वॉलंटियर्स जैसे बना के या इंटर्न्स जैसे क्रिएट करे जाएँ, 5-5 हज़ार यूथ को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं इसमें। 4-4 5-5 हज़ार रुपए में लोग काम करते हैं, खेतों में जाकर कटाई का काम करते हैं। यदि आपने यूथ को एम्प्लॉय कर दिया और उनको सारी टीमिंग कर दी उन लोगों को और ऐसे वॉलंटियर्स क्रिएट किए जो 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में हैं। ये 5,000 हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली काम कर रहे हैं। अभी भी यदि इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो आंगनवाड़ी केंद्र हैं यहाँ पर, पीएससीज़ हैं इंडिया के अंदर में, लेकिन इनकी माली हालत इतनी खराब है कि आप देखें 7-7 दिन, 10-10 दिनों तक पीएससीज़ के लॉक ओपन नहीं होते हैं। तो ये मॉनिटरिंग एजेंसीज़ का भी काम इन यूथ को दिया जाए जो गाँव के हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, रिसोर्स बिल्डिंग करी जाए बेसिकली और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाए बच्चों को, वहाँ की टीम को बना के। तो बेसिकली देयर इज़ अ ग्रेटर नीड टू अपग्रेड द ग्रासरूट सिस्टम। अब वहाँ से आप उसको अपग्रेड करना शुरू करेंगे तो बेसिकली ऊपर आकर पिक्चर बहुत बड़ा दिखेगा। और ऊपर का पिक्चर ऊपर में हम इसलिए नहीं कह सकते रिफॉर्म्स के लिए कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, टीम्स हैं, बड़े-बड़े टास्क फोर्स बने हुए हैं। लेकिन फोर्स बनता है लेकिन उस फोर्स को डाइवर्ट करना और उस फोर्स को सही जगह तक पहुँचाना, वो काम करेंगी वो फिंगर्स, वो सारी ब्रांचेस, वो सारे सेकेंडरी रूट्स जो गाँव तक, देहातों तक जा रही है, छोटे शहरों तक जा रही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बेसिक लेवल पर ग्राम पंचायत लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा हेल्थ सिस्टम को। जितना हेल्थ और हाइजीन के एजुकेशन हम टीवी पर आकर या मोबाइल या पोर्टल्स पर या वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं। आई थिंक फिजिकल एजुकेशन वहाँ पर गाँव से गाँव पहुँचकर लोगों को एजुकेट करना, समझाना, इनको इन्वॉल्व करना, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना और बहुत सारे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर में छोटे-छोटे, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे किनके साथ हमें काम करने हैं। तो वो बेसिकली रूट ग्राउंड लेवल पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी हमें जो इस समय जो सीन दिख रहा है इंडिया का कि जो वेव है वो अर्बन एरिया से अब सेमी अर्बन और विलेजेस की तरफ जाती हुई दिख रही मुझको। और मैं अभी अ, मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादा गंभीर स्थितियाँ हो सकती हैं गाँवों की तरफ जाकर। क्योंकि शहरों की खबरें तो आ जाती है, शहर में लोग एम्बुलेंस ले आते हैं, जल्दी से घर के पास में 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में हॉस्पिटल्स होते हैं। एडमिशन्स हो जाते हैं, बेड्स होते हैं। गाँव में 50-50 किलोमीटर तक, 60-60 किलोमीटर तक एक पीएससी भी नहीं है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत खौफ़ में हूँ कि यदि ये बहुत ज़्यादा इंटीरियर इलाकों तक जाता है वायरस, तो पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि गाँव यदि टूट जाएँगे, तो शहर के लोग भी मारे जाएँगे इसमें क्योंकि अनाज कौन लाएगा? लेबर कौन आएगा? आपके छोटे-छोटे काम करने के लिए गाँव से जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, वो कैसे आएँगे? या जो बेसिकली हम जो कहते हैं इंडिया इज़ कंट्री ऑफ विलेजेस, तो वो विलेजेस ही पूरे बैठ जाएँगे, वहाँ का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, तो हमारे शहरों में खाने के लिए और हर चीज़ों के लिए जो परेशानियाँ आएँगी, वो इमेजिन नहीं कर सकते इस समय। Yeah. तो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट। How do you look at the problem of the handling of the virus at various levels of not just central government but state governments? So, of course, the biggest share of the blame is laid at the feet of the federal government, especially the prime minister himself. And there has been absolutely withering criticism of his handling of the pandemic. Where do you think things went wrong after the first severe lockdown? आई थिंक ये बात तो बहुत ओपनली डिस्कस हो चुकी है। इवन फॉसी को भी मैं सुन रहा था और लैंसेट का भी रिपोर्ट मैंने देखा है और डब्ल्यूएचओ के व्यूज़ भी मैंने देखे हैं। इनफैक्ट इंडियन एक्सपर्ट्स के भी मैंने व्यूज़ देखे हैं और जो विजिबल भी है कि हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी सेलिब्रेट करने के लिए। वी डिक्लेयर्ड विक्ट्री टू अर्ली। Right. जो हमें इतनी जल्दी जीत घोषित नहीं करना चाहिए था क्योंकि वायरस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी कि वायरस इतनी जल्दी जाएगा नहीं। एक आखिरी एक इंसान के पास में भी वायरस रहेगा तो सबकी बैंड बजा सकता है। सो आई मीन विक्ट्री तो कम से कम नहीं करी जा सकती थी। और सेकेंडली मुझे लगता है सिस्टम हमारा
थोड़ा सा सिस्टम फेलर शुरू हुआ, जहाँ से हमने अनलॉकडाउन 1 और 2 की प्रोसेस शुरू करी। तो थोड़ा-सा हमें झाँक के देखना चाहिए था उन कंट्रीज़ की तरफ जो सेकंड वेव की गिरफ्त में वापस आने लगे थे। तो हमें उसके लिए सचेत होना चाहिए था। वायरस हैड ऑलरेडी गिवन अस अ गुड टाइम टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। हम अपने एंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर लें। 1 साल का वक़्त हमें मिला था, लेकिन हम शायद उन सब चीज़ों में कहीं न कहीं लैग कर गए, पीछे रह गए। और अब थोड़ी-सी ये भी हुई कि कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स तक और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल एरियाज़ तक, गाँव तक। तो मैं आपको घटना बताऊँगा कि पोस्ट दीपावली मैं अपने होम टाउन गया था, और तब तक गाँव में वायरस नहीं था, छोटे शहरों में वायरस नहीं था। आप मध्य प्रदेश की इक्का-दुक्का, बात कर रहे हैं। जी, जी, छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ मैं। इक्का-दुक्का केसेस आते थे, और उस समय भी मैं कभी-कभी टीवी पर आ जाया करता था, कभी-कभी शनिचर के नाइट में मैं वायरस के बारे में लोगों को डराता था। इतना डराता था कि भई डरो, समझना ज़रूरी है, ये वायरस आया है तो ये बैंड बजा देगा और अभी से सावधान हो जाइए। तो जब मैं अपने गाँव वहाँ पर पहुँचा तो मुझे मेरे दोस्तों ने घेर लिया और मुझसे कहते हैं कि यार क्यों इतना डराते हो आप लोग? आप भी मीडिया के जैसे हो गए दीपक, लोगों को इतना डरा रहे हो, इतना खौफ दे रहे हो कि ये वायरस पता नहीं क्या कर लेगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, वायरस पैर पसार रहा है और बहुत तेज़ी से आएगा। वायरस कंप्लीट वैनिश नहीं हुआ है, और हर्ड इम्यूनिटी जैसी कोई पिक्चर अभी दिखती नहीं है कहीं से। वैक्सीन का कोई सीन नहीं है इस समय, और वो नवंबर-दिसंबर की बात थी। और अब मुझे लगता है कि ये जो शांत हुआ है और जो लापरवाही हो रही है, ये बहुत बड़ी खतरनाक होगी। तो उसने कहा देखिए, हमारे यहाँ तो कोई मास्क नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं उस ग्रुप के अंदर में मैं अकेला बंदा था जो मास्क लगाया हुआ था। तो मुझको देखकर बहुत हँसते रहे उन लोग। ये सब फालतू है, ये सब चाइना का खेल है, ये सब चाइना और फार्मा इंडस्ट्रीज़ का एक पूरा एक गेम प्लान है। वो डरा-डरा के लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को करना चाहते हैं। और बहुत सारी स्टूपिड बातें होती रही वहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी वार्न करते रहा उनको। ये जो कम्युनिकेशन गैप, जो वहाँ तक लोगों तक जानकारी नहीं गई, और किसी साइंस एक्सपर्ट ने इंडिया से भी एक कोई माउथपीस बनना चाहिए था, मुझे लगता है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो हमेशा वार्न करते रहता लोगों को कि सुनिए, सुनिए, वायरस ऐसा नहीं है, जा आएगा, आएगा, आप उधर देखिए। तो कहीं से कोई इस चीज़ को अलार्म नहीं बजा रहा था। वो अलार्म नहीं बजने की वजह से कोई सचेत नहीं हुआ। और नवंबर-दिसंबर के बाद में जनवरी से आते-आते जैन और फ़ेब में जब ये सेकंड वेव की शुरुआत होती है, और क्योंकि ये 1 साल तक वायरस सर्वाइव करता है इंडिया में, फ़रवरी-मार्च से लेकर इस मार्च तक, उस 1 साल के अंदर उसका वेरिएंट बहुत सिंपल वेरिएंट था। उसका अटैक करने का मोड बहुत आसान था, सिंपल था। वही नॉर्मल एज़िथ्रोमाइसिन खा के लोग ठीक हो जा रहे थे। लेकिन जब सेकंड वेव शुरू हुई तब तक 1 साल हो चुका था, और वो होस्ट बदल रहा था वायरस, और बहुत तेज़ी से म्यूटेशन होना शुरू हुआ, बहुत तेज़ी से वेरिएंट्स बनने लगे उनके। और जब वेरिएंट्स और म्यूटेशन होते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, या तो बहुत अटैकिंग हो जाएगा, या फिर बिल्कुल अपने आप को ही वो किल कर देगा, या सप्रेस हो जाएगा, या फिर इनर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा थोड़ा किस्मत खराब था कि B1617 जो वेरिएंट आया, वो खतरनाक तरीके से फैलना शुरू हुआ, और उसने फिर जाके बैंड बजा दी। और उसी गाँव की बात बताऊँ मैं आपको कि जब मुझे एक दिन मेरे पास फ़ोन आया मेरे ब्रदर का, और मुझसे कहते हैं कि दीपक, हालत बहुत खतरनाक हो गई है। पिछले 5 दिन में हमारे शहर में 500 डेथ हो गई है। ये उस जगह की बात थी जहाँ पर नवंबर में एक भी केस नहीं था। अच्छा। वहाँ पर 500 डेथ विदिन 4 मंथ्स, मतलब ये इसके बाद में जैसे ही फेज़ शुरू हुआ, 500 डेथ हुई, और सिस्टम इतनी बुरी तरह से कोलैप्स हुआ, इतनी बुरी तरह से कोलैप्स हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन से लेकर, बेड से लेकर, आईसीयू से लेकर, और डॉक्टर्स, हमारे देश के डॉक्टर्स जो हैं, वो अपडेट नहीं करते अपने आप को। अपग्रेड भी नहीं करते, अपडेट भी नहीं करते, वो टिपिकल वही सिस्टम। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, मैं बिफोर कोरोना की बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपकी नब्ज़ देखेंगे, थोड़ा-सा आपका ब्रीथिंग चेक करेंगे, उसके बाद बोलेंगे ठीक है, ये गोलियाँ खा लेना। डॉक्टर साहब क्या है मुझे? कुछ नहीं, वायरल लग रहा है मुझको। आप बताइए, विदाउट पैथोलॉजिकल इंटरवेंशन कैसे कोई कह सकता है कि वायरल लग रहा है मुझे? तो ये तो हमारा सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है, और ये वो हैं जो डॉक्टर एमबीबीएस हैं, एमडी हैं,
वो इस तरह की बात करते थे कि जिन्होंने नब्ज देखकर बता दी और आपकी धड़कन और आपके सिम्टम्स देखकर बता दिया कि जाइए वायरल लग रहा है। तो हमने ठंड लेके बुखार आ रही तो डॉक्टर ने सीधे बोल दिया ठीक है मलेरिया, 3 दिन ये लेरिया होगा, इंजेक्शन लगा लीजिए आप। तो ये तो हमारा सिस्टम था। तो डॉक्टर्स ने खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहा, पढ़ना नहीं चाहा। तो वो कम्युनिकेशन जो हुआ, जिसको मैं यूनिवर्सिटीज में रिफ्रेशर कोर्स होते हैं यहाँ Right. पर प्रोफेसर्स के लिए, हर 6 महीने में यूजीसी, एनसीईआरटी या जो सीएसआईआर है ये अपने पास बुलाकर अपग्रेड करता है टीचर्स की स्किल्स को, प्रोफेसर्स की स्किल्स को। ये डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं है ये? तो डॉक्टर्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। कितने सारे डॉक्टर से जब मैं बात कर रहा था और मैं उनसे बोला कि देखिए साहब ऐसा है, सीडीसी की गाइडलाइन तो ये कह रही है। तो कहते हैं सीडीसी क्या चीज़ होती है? अब आप बताएं, हम कितने पीछे हैं, कितने बैकवर्ड हैं। Right. तो ये जरा थोड़ा सा इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा और ये बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, Right. कैसे रिफॉर्म्स लाए जाएं। Right. Last two questions. One is there has been some pushback from the supporters of the Prime Minister's party, citing some figures from the Johns Hopkins, and I've looked at those figures. The figures do exist. They refer to mortality. For instance, in India, the mortality is about 19 per 100,000, which is among the lowest. Which is understandable. It's a reassuring figure by just if you go only by the figures. But महामारी में सिर्फ आंकड़ों की दलील देना एक तरह की मूर्खता है, क्योंकि इसके और कई नतीजे निकलते हैं। तो आपको क्या लगता है ये आंकड़ा जो लोग बता रहे हैं बार बार कि हिंदुस्तान, भारत में बहुत कम मोर्टालिटी रेट है, इसका मतलब ये है कि हमने काम बिल्कुल सही किया? आपको क्या लगता है? नहीं, ये बहुत होपलेस स्टेटमेंट है ये। और वो इसलिए होपलेस स्टेटमेंट है, ना सिर्फ मोर्टालिटी की बात, आप बताएं, आपको केसेस की बात भी करूं मैं आपको। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर दिन 20 या 25 केस बढ़ रहे हैं एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसका पॉपुलेशन अराउंड 65 से 70 लाख है, और हर दिन जब हम अखबार में देखते हैं सरकारी आंकड़ों को, केसेस की पॉजिटिविटी को, तो हर दिन 20 और 25 केस ही बढ़ते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ 20 केस बढ़ रहे हैं, 25 केस बढ़ रहे हैं? तो ये इसमें गलती क्या हो गई है इसमें? मोर्टालिटी डेफिनेटली क्या ना, मतलब आंकड़ों को आप देखेंगे तो बिल्कुल खारिज करता हूं मैं डे 1 से लेकर आखिरी तक। भरूच के अंदर जितने केसेस पेपर पर ऑन रिकॉर्ड केसेस कैजुअलिटीज आई हैं, जितनी फैटेलिटी हुई है भरूच में, और आप क्रेमेटोरियम में जाकर देख लेंगे तो 15-17 टाइम्स ज़्यादा है वहाँ के आंकड़े। और ये आंकड़े वहीं पे काम करने वाले बहुत सारे एनजीओज के साथ में मेरा 1-to-1 टॉक हुआ था। उन्होंने मुझको बताया ये हर जगह का सीन है हिंदुस्तान का। मेरे होम टाउन में भी हमेशा 10, 12, 15 डेथ बताई जाती थी, लेकिन लोग हमेशा यही कहते थे कि 10-12 मर रहे हैं तो फिर चारों तरफ शहर के डेड बॉडीज जला क्यों रहे हैं, इतनी सारी क्यों जल रही हैं? तो आप ये समझ सकते हैं कि आंकड़ों का तो बहुत फेरबदल हुआ है। लेकिन मोर्टालिटी तो डेफिनेटली हुई है, और बहुत खतरनाक तरीके से हुई है। मतलब आंकड़े तो आप भूल जाइए, मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा हो सकते हैं उसके जो हमारे पास आज फिगर्स हैं। पर मुझे जो लगता है सबसे जो बुरा हुआ है, वो जो बुरा हुआ है जिन आंकड़ों को हमने छुपाया, केसेस के पॉजिटिव वाले आंकड़ों को, यदि हम सही तरीके से आंकड़े लेकर आए ना, तो उसका आप पब्लिक के अंदर तो एक मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं कि भाई सिर्फ 25-50 केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि एक साइंटिस्ट लोगों की एक टीम है जो लगातार इस चीज़ को वॉच कर रही है कि कहाँ पर वायरस लोड ज़्यादा है और कितनी तेज़ी से फैल रहा है। तो यदि आप आंकड़ों को सही नहीं बताएंगे तो उन लोगों को दिल्ली में बैठे या किसी एक हैदराबाद में, या सीसीएमबी हैदराबाद में बैठा हुआ है, या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एनआईवी जो है वो पुणे में बैठा हुआ है, उनको नहीं पता है कि अहमदाबाद के भरूच में, अहमदाबाद के आणंद में, नडियाद गुजरात के आणंद में या भरूच में, या मध्य प्रदेश के फला जबलपुर में या छिंदवाड़ा में या दिल्ली में, या किस जगह पर इतनी तेजी से फैल रहा है कि दिन में वहां पे 500, 1000, 2000 केसेस मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। तो वो जब उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो उनका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा।
यदि उनका ध्यान यहाँ जाता है तो डेफिनेटली सैंपल्स कलेक्ट करे जाएंगे, और वायरस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है तो उसके सैंपल्स लिया कर उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, ताकि पता चले किस वायरस के कारण इतना ज्यादा यहाँ पर अटैक हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा वायरस फैल रहा है। तो आप आंकड़ों को छुपाने से पीछे की जो प्रैक्टिस है आपकी, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो वैक्सीन आपकी हर बार यदि इम्प्रूव करोगे, उसको अपग्रेड करोगे, तो उस लेवल पे अपग्रेड होकर नहीं आएगी जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग, वायरस का आइडेंटिफिकेशन, उसका नेचर, बिहेवियर और उसका रिस्पॉन्स, और उस कम्युनिटी के अंदर में कितने लोग वैक्सीनेट हुए, कितनों को पहला डोज लगा, कितनों को दूसरा डोज लगा, कितने लोग डोज लगने के बाद पॉजिटिव हुए, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, ये सारे आंकड़े आने के बाद में वैक्सीन की पोटेंसी पता चलती है। यदि आपको आंकड़े सही नहीं आएंगे तो वैक्सीन की पोटेंसी पता नहीं चलने वाली, और आप हमेशा ही रिलाई करते रहेंगे कि हमारे पास जो 2 वैक्सीन है वो सुपर काम कर रही है, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो एक्चुअली सीन कुछ और हो सकता है, और वो पूरा खेल खराब होगा, जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में मिलेगा। कि जिस समय हम अगले साल हम जब बूस्टर डोज लेने जाएंगे, तो हो सकता है वो बूस्टर डोज भी 2 लेवल नीचे का रहेगा, क्योंकि हमने सही आंकड़े देखे नहीं, सही आंकड़े की हमने सीक्वेंसिंग नहीं करी, और सही तरह की जानकारियां नहीं मिली। और ये धोखा है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ में, क्योंकि अमेरिका भी इस समय जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है, यूके भी कर रहा है, इजराइल से भी हुआ है जीनोम सीक्वेंसिंग, हर कंट्री में हुआ है। और इंडिया के अंदर में जीनोम सीक्वेंसिंग का आप देखेंगे यदि रेशियो बहुत 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 कमजोर रहा है हमारा इस मामले में। हम लोग काफी पिछड़े इस मामले। And finally, to wrap up, what do you think the rich traditional medicine resource that you've been specializing in for the last 2 decades can do now to build up national immunities across demographics? तो अब से लेके नेक्स्ट 5, 10, 15 साल में हम क्या कर सकते हैं जिससे ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी यूज में लाया जा सके? आप 15 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम बता रहे हैं भाई साहब। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इम्यूनिटी रिच करने की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली, जिसका इम्पैक्ट हमें जब किसी माइक्रोबियल अटैक से होगा तो हमारी इम्यूनिटी बेटर है तो हम फाइट अच्छे से कर पाएंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट प्रिवेंशन राइट नाउ, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए तो हंड्रेड्स इस समय अवेलेबल है हमारे पास में, मेडिसिन, हर्बल, जिनको सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, और अगेन क्लिनिकली प्रूवन कि आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ त्रिफला, which is classical example of an Ayurvedic medicine, हर्रा, भेड़ा एंड आंवले का इक्वल कॉम्बिनेशन। और त्रिफला पर क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं। CD19 काउंट जो इम्यूनिटी बिल्डअप करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और जब हमने फर्स्ट वेव में देखा था तो एक डेटा निकल कर आ रहा था कि जो कोमॉर्बिड्स हैं और 60 अबव लोग हैं, उन लोगों को थ्रेट ज़्यादा है हॉस्पिटलाइज होने का या फेटालिटी का थ्रेट ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है या 50 ईयर्स के ऊपर के लोग, उनके शरीर में CD19 काउंट जो होता है वो रिलेटिवली बहुत डाउन होता है एज कम्पेयर टू अ पर्सन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30। उसका CD19 काउंट काफ़ी हाई होता है, इसलिए इम्यूनिटी हाई होती है, इनका डाउन होता है। एक एक्सपेरिमेंट क्लिनिकल स्टडी हुई है बाकायदा इसकी 2014 में, और ये क्लासिकल इस फॉर्मुलेशन के ऊपर में, और उसके बाद में पता चला कि 28 डे का सप्लीमेंटेशन, हाफ टी स्पून टू 1 टीस्पून डेली बिफोर गोइंग टू बेड इन द इवनिंग, यदि त्रिफला का दिया जाए तो 28 डेज के अंदर में CD19 काउंट ऑफ दोज पीपल हु वर अंडर द एज ग्रुप ऑफ 50 to 80, इन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 50 to 80, उनका CD19 काउंट 28 डेज में 30 के ग्रुप वालों के जितना हो गया। तो ये दिखा रहा है कि कितनी इम्यूनिटी बढ़ाया उसने, बेहतर किया, बट ये प्रिवेंटिव मेजर है। तो ऐसी बहुत सारी क्लासिक ड्रग्स हैं आयुर्वेद के अंदर में, ट्रेडिशनल नॉलेज के डोमेन में बहुत सारी हर्ब्स हैं। इवन इफ यू टॉक अबाउट गिलोय, इफ यू टॉक अबाउट अश्वगंधा, लिकोरिस, इफ यू टॉक क्यूमिन सीड्स, बहुत सारे स्पाइसेस, सिनेमन से लेकर जिंजर से लेकर बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल हर्ब्स हैं, बट दे ऑल आर सपोर्टिव मेडिसिन, नॉट द ट्रीटमेंट। तो सपोर्टिव मेडिसिन के ऊपर में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और ये देखेंगे कि जो लोग का स्पाइसेस ज़्यादा अच्छा इंक्लूड करते हैं फूड में, अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं और इन सब चीज़ों का
को कंज्यूम करते हैं रिलेटिवली उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर होती है। तो आई थिंक इस पर तो बहुत लंबा वेट करने की ज़रूरत है। यदि हम भूल जाएँ ट्रीटमेंट को और हम भूल जाएँ, हम याद रखें बेहतर लाइफ़स्टाइल को, वो सबसे अच्छा होगा कि हम हेल्थ एंड हाइजीन को प्रायोरिटी दें। हेल्थ हमारा प्राइमरी कंसर्न रहे और हम अच्छा खान-पान, हेल्दी फूड, जंक फूड को अवॉइड करें, हेल्दी फूड खाना शुरू करें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करें। बेहतर तरीके से हमारा माइंड, बॉडी और सोल को सिंक्रोनाइज़ करके रखें और ये सारे नेचर के एम्बियंस में ज़्यादा रहना पसंद करें। ज़्यादा अपने आप को वो स्पेस दें जहाँ पर आप थोड़ा फ्रीडम पाएँ, मेंटल फ्रीडम आपको मिले। तो डेफिनिटली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बेहतर रहेगी। बट एज़ ऑफ नाउ देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर कोरोना, सार्स कोरोना वायरस। On that note, Deepak, I want to thank you so much for your time. As always, this is stimulating with you. So थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।